फ्रेंड्स, तो पिछले क्लास में हम पढ़े थे भारत में उपनिवेशवाद के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कृषि का वाणिज्यीकरण। इसका मतलब वो लोग क्या किए, अंग्रेज जब धीरे धीरे भारत पर अपना शासन प्रशासन स्थापित कर लिए तो उनको कच्चे माल की आवश्यकता पड़ने लगी, क्योंकि औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हो गई थी कहाँ, यूरोप में। तो उनको जब कच्चे माल की जरूरत पड़ने लगी तो उन्होंने क्या किया कि कृषि का ही कमर्शियलाइजेशन कर दिया, यानी वाणिज्यीकरण कर दिया, यानी नकदी फसलों का उत्पादन पे अधिक बल देने लगे अंग्रेज। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कृषि का वाणिज्यीकरण, यानी नकदी फसलों का अधिक उत्पादन ही नकदी फसलों का अधिक उत्पादन ही क्या कहलाता है, वाणिज्यीकरण कहलाता है। नकदी फसल मतलब यानी जो फसल, वैसी फसल जिसको बेचकर हम तुरंत क्या कर सकें, प्रॉफिट कमा सकें, वैसे फसल को हम नकदी फसल कहते हैं। जैसे नकदी फसल का एग्जांपल जैसे चाय हुआ, कॉफी हुआ, रबर हुआ, गन्ना हुआ, तंबाकू हुआ, नील हुआ, ये सब क्या है, नकदी फसल है। इसको तुरंत बेचकर हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी अभी प्रोडक्शन हुआ, जैसे गन्ना का आप लोग भी देखते होंगे, गन्ना का प्रोडक्शन होता है, इसके बाद तुरंत इसको क्या करते हैं, किसान लोग बेच देते हैं और डायरेक्ट प्रॉफिट कमाते हैं। तो ऐसे फसल जो प्रोडक्शन हुआ, जैसे ही प्रोडक्शन हुआ उसको बेचकर हम लोग क्या कर सकते हैं, तुरंत ही उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं, उसी को बोलते हैं नकदी फसल। और नकदी फसलों का अधिक उत्पादन ही क्या कहलाया, वाणिज्यीकरण कहलाता है। किसका, कृषि का। तो इसका कारण क्या था, आखिर ये क्यों इसका कमर्शियलाइजेशन किए, तो इसका जो कारण था वो प्राचीन काल में, जैसे जब अंग्रेजों का सत्ता भारत में स्थापित नहीं हुआ था, या फिर यूरोपियों का शासन स्थापित नहीं था, तो प्राचीन काल में भारत में अत्यधिक कृषि होती थी। प्राचीन काल में भारत में अत्यधिक यानी सरप्लस कृषि होती थी। कृषि कैसी होती थी, सरप्लस होती थी, यानी ज्यादा होती थी। तो उसी को लोग क्या करते थे, जो सरप्लस कृषि हुआ ये, तो लोग क्या करते थे, उसी से भरण पोषण अपना करते थे। तो जैसे ही जब अंग्रेजों का सत्ता आया, जब अंग्रेज अपने शासन स्थापित किए भारत में, तो उन्होंने क्या किया कि बोला कि अब हमको क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए। और आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा चाय का उपयोग कौन करता था, यूरोपियन लोग। सबसे ज्यादा कॉफी कौन पीता है, अभी भी देखिएगा तो यूरोपियन लोग, नहीं तो फिर अमेरिका के लोग। अभी भी दुनिया में सबसे ज्यादा चाय का खपत कौन करता है, अमेरिका। सबसे ज्यादा चीनी खपत कौन करता है, अमेरिका नहीं तो भारत। रबर, उनको रबर भी चाहिए था, क्योंकि वो लोग धीरे धीरे प्रोडक्शन जैसे ही शुरू हुआ तो वो लोग क्या करने लगे कि सामान को पैकेजिंग करके वो लोग धीरे धीरे बाकी देशों में सप्लाई करने लगे। गन्ना भी, क्योंकि उनको जब चाय चाहिए तो फिर शुगर भी चाहिए, तंबाकू भी चाहिए था। तो जब प्राचीन काल में तो चावल की, गेहूं की आदि की खेती की जाती थी और वो भी सरप्लस होती थी, अत्यधिक होता था, और लोग उसी से क्या करते थे, अपना विनिमय व्यवस्था द्वारा। विनिमय व्यवस्था क्या होता है, विनिमय व्यवस्था, इसी के द्वारा लोग क्या करते थे, अपना आदान प्रदान करते थे, यानी जो भी खरीद बिक्री होना है इसी से करते थे, विनिमय व्यवस्था। इसमें क्या करते थे, विनिमय व्यवस्था में, इसमें मान लीजिए कि ये एक आदमी है, ये दूसरा आदमी है, मान लीजिए इसके यहाँ हुआ गेहूं, इसके हुआ चावल। जो प्राचीन काल के लोग थे तो वो क्या करते थे कि यहाँ से इसको मान लीजिए 2 केजी चावल दिए और यहाँ से इसके बदले 2 केजी गेहूं ले लिए। इसी को बोलते थे विनिमय व्यवस्था, यानी वस्तु के, जो वस्तु दिया उसके उपलक्ष्य में हमको क्या मिला, फिर दूसरा वस्तु मिला। मान लीजिए हम वस्तु दिए इसको और इसी कारण से हमको क्या किया, इन्होंने दूसरा वस्तु दिया। मान लीजिए हमको गेहूं की जरूरत थी तो हम इससे गेहूं ले लिए और इसको हम चावल दे दिए।
इसी को बोलते थे विनिमय व्यवस्था। तो प्राचीन काल में इसी से क्या होता था, व्यापार होता था। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या किया, अपना नकदी फसल पे जोर दे दिया, क्योंकि औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हो चुकी थी यूरोप में। तो उन्होंने किसानों पे जबरदस्ती दबाव डालने लगे। जब किसानों पर उन्होंने दबाव डालने लगा, यहाँ लिख लीजिए, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई थी। जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई थी, इसका मतलब इनको कच्चा माल चाहिए, और वो कच्चा माल कहाँ से ले जाते थे, वो भारत से ले जाते थे, क्योंकि अमेरिका क्या हुआ था, ब्रिटेन के हाथ से चला गया था, क्योंकि अमेरिका उस टाइम पे आजाद हो गया था। तो उनकी नजर से भारत पे थी। तो ये लोग भारतीय किसानों पे जबरदस्ती दबाव डालने लगे कि आप क्या करिए, नकदी फसलों का ज्यादा प्रोडक्शन करिए, हमको चावल से गेहूं से मतलब नहीं है, क्योंकि गेहूं खुद यूरोप जो है, ये ब्रिटेन जो है, वो खुद अपना क्या करता है, ठंडा प्रदेश में आता है। ठंडा प्रदेश में यहाँ पर लगभग टेम्परेचर देखिएगा तो लगभग 14 से 16 डिग्री के आसपास रहता है, या 18 डिग्री तक रहता है ब्रिटेन। तो यहाँ पे खुद अपना गेहूं प्रोडक्शन कर लेता है। तो ये बोलता था कि हमको क्या चाहिए, नकदी फसल चाहिए, क्योंकि हम सामान अधिक से अधिक बनाए और अधिक से अधिक हम प्रॉफिट कमाए। तो ये किसान, भारतीय किसान पर जबरदस्ती दबाव डालने लगे, और इनकी कुछ भू राजस्व की नीतियां भी थी, जैसे अस्थायी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महारवाड़ी बंदोबस्त। ये क्या थी, भू राजस्व की नीतियां। इससे ये क्या करते थे कि बहुत ही अत्यधिक, यहाँ पे देखिएगा टैक्स की दर लगभग 50%, यहाँ पे लगभग 50%, यहाँ पे शुरू में लगभग 80 था, बाद में इसको 50% कर दिया गया, जो टैक्स का दर था। और टैक्स भी ये लोग बहुत मतलब सख्ती से वसूला करते थे, मतलब हमको टैक्स चाहिए, आपका प्रोडक्शन हुआ हो या नहीं हुआ हमको से नहीं मतलब, हम जितना टैक्स लगाए उतना हमको टैक्स चाहिए। तो अंग्रेज की ये नीतियां थी, जिसके कारण क्या हुआ, किसानों की स्थिति और भी बदतर होती चली गई, किसानों की स्थिति और भी खराब होती चली गई। जब किसानों की स्थिति और भी खराब होती चली गई, ये लोग क्या करने लगे कि जो जमीन था किसान का, वो लोग, ये लोग जमीन छीन कर किसको देने लगे, बड़े बड़े जमींदार को देने लगे। तो जो बड़े बड़े जमींदार हैं, तो जो ये किसान थे, इनकी जमीन हड़प कर अंग्रेज क्या करते थे, बड़े बड़े जमींदार को देते थे। तो किसान क्या हुए, अब किसान क्या करेगा, मजदूर बनेगा, किसान मजदूर बनता गया। किसान मजदूर बनता गया क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसको अपना भी पेट का पालन करना था। तो ये लोग धीरे धीरे किसान मजदूर बनता गया। समाज में क्या बढ़ी, असमानता बढ़ी, समाज में असमानता बढ़ी, क्योंकि जब जमींदार लोग हैं उनको और ये मान लीजिए खेत मिल जाएगा, यहाँ से और अधिक प्रोडक्शन करेंगे। जब और अधिक प्रोडक्शन करेंगे, जिसका मतलब वो धीरे धीरे कुछ टैक्स देंगे। मान लीजिए 100 kg का प्रोडक्शन हुआ, तो 50 kg दे देंगे अंग्रेज को, 50 kg खुद ही रख लेंगे, और फ्री में उनको खेत मिला हुआ है। तो धीरे धीरे अमीर लोग क्या होते गए, अमीर होते गए, और गरीब लोग और भी गरीब होते गए। तो ये कारण थे। कारण, इनका मुख्य कारण क्या था कि इनको चाहिए था क्या, औद्योगिक क्रांति के लिए जो हमको सामान चाहिए, कैसा, कच्चा माल। इनको मेन कारण क्या था कि इनको कच्चा माल चाहिए था, इसीलिए ये लोग क्या किए गए, कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिए। इसमें ठीक है, ये लोग कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिए, तब इसमें कमियां क्या क्या थी, इनमें कुछ तो कमियां हुई होगी, इसीलिए सफल नहीं हो पाया, कृषि वाणिज्यीकरण सफल नहीं हो पाया। क्योंकि आप लोग आगे चलकर पढ़ेंगे कि जो ये नील का प्रोडक्शन है, इसी नील का प्रोडक्शन के लिए 3 कक्षीय प्रणाली के लिए महात्मा गांधी ने क्या किया था, चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 में। तो ये इसकी कमियां क्या थी, ताकि असफल हो गया। इसकी कमियां, इसकी मेन कमियां है कि पहले यहाँ लिख लीजिए, नकदी फसल के लिए, नकदी फसल के उत्पादन के लिए क्या चाहिए, अत्यधिक
पूंजी चाहिए। नकदी फसल के उत्पादन के लिए अत्यधिक पूंजी चाहिए। अभी भी देखते हैं, आप कॉफी लेने जाते होंगे तो कॉफी महंगा आता है, चाय देखिएगा चाय महंगा आता है, रबर वो भी महंगा है। तो इनको नकदी फसल के लिए अत्यधिक पूंजी चाहिए थी। दूसरा जो ये है, इसको जो आधुनिक मशीन की आवश्यकता है। आधुनिक मशीन की आवश्यकता पड़ी किनको? किसानों को। तो जब आधुनिक मशीन की आवश्यकता पड़ी और अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ी तो अंग्रेज क्या किए कि अंग्रेज इन लोगों को पूंजी, अंग्रेज अपना निवेश नहीं कर रहे थे। यहाँ लिख लीजिए तीसरा, अंग्रेजों का निवेश नहीं करना है। अंग्रेज क्या करते थे? स्वयं का निवेश नहीं करते थे, बल्कि किसानों को क्या बोलते थे कि आप साहूकार के पास जाइए या खुद ही अंग्रेज के पास आइए और हमसे ऋण लीजिए और अपना प्रोडक्शन कीजिए, और इसके बाद क्या करिए कि उसमें भी हमको टैक्स दीजिए। तो देखिए दो तरह से हो गया, एक तो ऋण लिए ब्याज के रूप में, और ऊपर से क्या किए, ये टैक्स भी लिए, किसमें से? जो प्रोडक्शन हुआ उसमें। और इसमें ये भी था, किसान इसका खेती इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि जहाँ पे नील की खेती होती थी, यहाँ पे नील की खेती, वहाँ की उर्वरक शक्ति, उस खेत की उर्वरक शक्ति लगभग समाप्त हो जाती है। जहाँ पर नील की खेती होती थी उस खेत की उर्वरक शक्ति समाप्त हो जाती थी, तो किसान इसलिए भी इसकी खेती नहीं करना चाहते थे। तो ये चार कमियां हैं। एक, नकदी फसलों के उत्पादन के लिए अत्यधिक पूंजी चाहिए, आधुनिक मशीन की आवश्यकता पड़ी जो कि भारत में नहीं था, अंग्रेजों को निवेश नहीं करना था, अंग्रेज बल्कि क्या करते थे, जो भी यहाँ किसानों को पैसों की जरूरत पड़ी, पूंजी की जरूरत पड़ी तो वो ऋण के रूप में दिए, और ऋण को भी ब्याज की दर पे, वो भी उच्च ब्याज दर पे देते थे, सख्ती से टैक्स भी वसूलते थे और यहाँ से ब्याज भी लेते थे। और जहाँ पर नील की खेती होती थी उस खेत की उर्वरक शक्ति लगभग समाप्त हो जाती थी, इसलिए किसान चाहते थे कि हम इसकी खेती न करें। ये तो इसकी कमियां हुई। अब इसके परिणाम क्या होगा? परिणाम, यहाँ पे इसके परिणाम क्या होगा, यानी रिजल्ट क्या होगा? तो जो पहले तो मान लीजिए कुछ किसान ठीक है राजी हुए, ठीक है हम खेती करेंगे क्योंकि दबाव में आकर, तो जो कुछ किसान इसका खेती करने लगे तो वो क्या किए कि जाके साहूकार के पास ऋण लिए। तो जब साहूकार के पास ऋण लिए तो भी उच्च ब्याज दर पे ऋण लिए, तो भी क्या किए कि कर्ज के जाल में डूब गए। तो पहला यहाँ परिणाम हुआ कि किसान कर्ज के जाल में फंस गए। क्यों? क्योंकि वो जाके साहूकार के पास क्या किए, ऋण लिए, वो भी उच्च ब्याज दर पे, जब वो चुकता नहीं किए तो कर्ज के जाल में फंस गए। दूसरा, जो किसान खेती नहीं करता था उसकी क्या करती थी खेती, यानी किसान की खेत को अंग्रेज क्या किए, जमींदार को दे दिए, दे दिया गया। अंग्रेज क्या किए, जमींदार को दे दिए, जो भी खेत था, जो कि खेती नहीं करता था उसको क्या किया, उसका खेत छीन कर जमींदार को दे दिए। जब जमींदार को दे दिए तो समाज में क्या हुआ, जमींदार और भी प्रॉफिट कमाया, तो इसका मतलब और भी ये धनी होते गया, और जो किसान थे वो और भी गरीब होते गए। तो इसके कारण क्या हुआ कि समाज में असमानता बढ़ी, समाज में असमानता बढ़ी। और क्या हुआ, मजदूरी करने वालों की संख्या बढ़ी।
मजदूरी करने वालों की संख्या बढ़ी। फिर अशिक्षा बढ़ा, क्योंकि जो किसान थे वो उच्च शिक्षा नहीं दे पाते थे क्योंकि उनके पास पूंजी ही नहीं थी। तो यहाँ से अशिक्षा बढ़ा, मजदूरी बढ़ी, समाज में असमानता बढ़ी, क्योंकि धनी लोग धनी होते गए, गरीब लोग गरीब होते गए। बेरोजगारी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी। फिर ऋणग्रस्तता बढ़ी, यानी ऋणग्रस्तता बढ़ी, यानी अत्यधिक लोग क्या किए, ऋण लेते चले गए। जो बहुत सारे लोग थे, क्योंकि उनको नकदी फसल की खेती जबरन कराई जाती थी, तो वो लोग खेती करने के लिए क्या किए, ऋण लेते चले गए। तो इसे क्या करें कि लोगों में ऋणग्रस्तता की संख्या बढ़ी, जिसके कारण क्या हुआ कि अकाल पड़ा। तो 1776 से 78 में अकाल पड़ा। किसके कारण? इन किसानों के कारण, क्योंकि किसान खेती करना बंद कर दिए, क्योंकि उनको उच्च दर पे ऋण मिल रही थी, पूंजी भी नहीं मिल पा रहा था। वो अपने मतलब डर से, ऋण की डर से उन्होंने क्या किए कि खेती करना ही छोड़ दिए। वो लोग धीरे धीरे क्या है, मजदूरी करने लगे। तो जब किसान लोग मजदूरी करने लगे, इसका मतलब प्रोडक्शन होगा नहीं। तो प्रोडक्शन होगा नहीं तो ऑब्वियसली क्या होगा, अकाल पड़ेगा। तो 1776 से 78 में एक भयंकर अकाल पड़ा, भयंकर अकाल पड़ा। कहाँ पे? तो यूपी। अभी सोचिए कि यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, पंजाब, मद्रास और मुंबई, ये 4 इंपॉर्टेंट शहर। यूपी, पंजाब, अभी भी देखिएगा पंजाब बहुत जल्दी प्रोडक्शन करता है। गेहूं का देखिएगा तो अभी गेहूं का प्रोडक्शन पंजाब करता है। तो यूपी, पंजाब, मद्रास और मुंबई, ये 4 शहर में क्या हुआ कि भयंकर अकाल पड़ा। तो इसी पे जब ये अकाल पड़ा तो इसी पे नीलबंधु मित्र ने, इसी पे किताब आई थी नील दर्पण। इसी पे किताब आई थी नील दर्पण। किसकी किताब है? दीनबंधु मित्र की किताब है। कौन सी? नील दर्पण। ये दीनबंधु मित्र की किताब है। जब ये किताब आई, इसमें इन्होंने क्या किया कि किसानों की जो दुर्दशा है इसको उजागर किया। किसने? दीनबंधु मित्र ने। जब ये किताब बहुत सारे लोग पढ़ने लगे तो लोगों के मन में एक भावना बढ़ी कि हम लोग क्या करें, किसानों का साथ दें। तो जब लोग किसानों का साथ देने लगे, जब अंग्रेजों को ये बात पता चला कि नील दर्पण किताब से ये लोग पढ़ के या प्रेरित होकर लोग क्या कर रहे हैं, किसानों का साथ दे रहे हैं, तो इन्होंने एक एक्ट लाया। 1876 में एक एक्ट लाया, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस कंट्रोल एक्ट लाया। जिससे क्या किया, इसने इस किताब को प्रतिबंधित कर दिया। नील दर्पण को क्या किया? प्रतिबंधित कर दिया। तो ये कैसे परिणाम थे सभी देखिएगा, तो ये नकारात्मक परिणाम है। कैसे परिणाम है? नकारात्मक, यह है नकारात्मक परिणाम। तो इसका मतलब इसका कुछ सकारात्मक भी परिणाम हुआ होगा। नकारात्मक परिणाम है तो इसका मतलब कुछ सकारात्मक परिणाम भी हुआ होगा। सकारात्मक परिणाम, इसका सकारात्मक रिजल्ट क्या था कि जब भारत में क्या हुआ, जब लोग समझ गए तो भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्रारंभ हुआ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्रारंभ हुआ। कैसा अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी। क्योंकि लोग समझ गए कि अब क्या करना है, पूंजी ही रखिए, पूंजी ही सब कुछ है। ये लोग किसानी के बदले लोग क्या करने लगे, अपने पास पूंजी की ही जमावट करने लगे। इसीलिए धीरे धीरे क्या हुआ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रारंभ हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि भारतीय जो कृषि थी, भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था, भारतीय कृषि जो अर्थव्यवस्था थी वो विश्व से जुड़ गई।
विश्व से जुड़ गई। क्यों? क्योंकि उधर भी जो औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हो गई थी, वहाँ पे भी कच्चे माल का प्रोडक्शन होने लगा था। लोग वहाँ पे भी धीरे धीरे क्या किए, इस सभी देश में, मान लीजिए कभी ब्रिटेन में, ब्रिटेन के बाद वो अमेरिका चला गया, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो भारतीय कृषि थी वो भी धीरे धीरे क्या करने लगे कि भारत में भी लोग समझने लगे कि भारत में भी क्या करेंगे, हम लोग नकदी फसल का प्रोडक्शन करें और इसको हम लोग धीरे धीरे बेचें और प्रॉफिट कमाएं। तो भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था किससे जुड़ गई? भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था विश्व से जुड़ गई। तो ये था कृषि के वाणिज्यीकरण के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डेल्वेज थ्योरी, यानी जो धन निष्कासन का सिद्धांत, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।